आज हमारा जो टॉपिक है, पिछले टॉपिक में हमने आहार के विषय में पढ़ा और आहार की डेफिनेशन पढ़ी। आहार का क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ा। आहार की क्या उपयोगिता है, आहार के क्लासिफिकेशन क्या है, आहार का वर्गीकरण आयुर्वेद के शास्त्रों में किस प्रकार से बताया गया है, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में जो हमारी ये वीडियो क्लासेज हुई थी उसमें हमने पढ़ा। आज हम रसों महाभूतों का आहार से क्या संबंध होता है, आहार की मात्रा क्या होती है और कोष्ठ क्या होता है, आहार विधि विशेषायतन क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आहार की जो परिभाषा हमने बताई पिछले बारे में। आहार जो है वो 6 रसों से मिलकर बना है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 प्रकार के रस जो होते हैं उनसे सारे जितने भी आहार हम खाते हैं वो सारे उसी से बने हुए हैं। इनका महाभूतों से क्या संबंध होता है? महाभूत जैसा आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंच महाभूत होते हैं और पंच महाभूतों से प्रत्येक रस का निर्माण होता है। जैसे मधुर रस का निर्माण पृथ्वी और जल महाभूत से होता है। अम्ल रस का जो निर्माण है पृथ्वी और अग्नि महाभूत से होता है। लवण रस का निर्माण जल और अग्नि महाभूत से होता है। कटु रस का निर्माण वायु और अग्नि महाभूत से होता है। तिक्त रस का निर्माण वायु और आकाश महाभूत से होता है और कसाय रस का निर्माण पृथ्वी और वायु महाभूत से होता है। इस प्रकार से 6 रस जो बताए हैं हमारे पास, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस पंच महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, कि सारे के सारे जो द्रव्य हैं, आहार द्रव्य हैं, वो सारे पंच महाभूतों से मिलके बने हैं। तो पंच महाभूतों से रसों का निर्माण भी होता है। पृथ्वी जल महाभूत से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पृथ्वी और जल महाभूत से मधुर रस का निर्माण होता है। पृथ्वी और अग्नि महाभूत से अम्ल रस का निर्माण होता है। जल और अग्नि महाभूत से लवण रस का निर्माण होता है। वायु और अग्नि महाभूत से कटु रस का निर्माण होता है। वायु और आकाश महाभूत से तिक्त रस का निर्माण होता है और पृथ्वी और वायु महाभूत से कसाय रस का निर्माण होता है। इस प्रकार से 6 रस पंच महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। और गुणों का जो गुण बताए हैं, 20 प्रकार के गुण होते हैं, गुणवादी गुण, और 41 प्रकार के जो गुण होते हैं, उन गुणों का अपना अस्तित्व नहीं होता है। ये गुण किसके आश्रित होते हैं? ये गुण द्रव्यों के आश्रित होते हैं। जितने भी द्रव्य होते हैं, जो भी हम आहार के रूप में लेते हैं, उनके आश्रित क्या होते हैं? गुण होते हैं। गुण गुण अलग से नहीं होते। गुण किस में रहते हैं? ये द्रव्यों में गुण रहते हैं। और इसलिए शरीर की धातुओं और आहार के द्रव्य, एक बार मेरी दोबारा बात सुनना, शरीर की धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं, और आहार द्रव्य जो भी हम आहार लेते हैं वो गुणों के आश्रित होते हैं। वो किसके आश्रित होते हैं? गुणों के आश्रित होते हैं। आहार द्रव्य में गुण होते हैं, गुण अलग से नहीं होते। ऐसे ही शरीर के जो धातु होती है उस धातुओं में गुण होते हैं, अलग से गुण नहीं होते हैं। इसलिए जो शरीर की धातुएं हैं वो आहार द्रव्यों में रहने वाले जो गुण हैं उनसे क्षय या वृद्धि को प्राप्त होती है। क्षय वृद्धि आहार से होता है। जैसे शरीर की धातु कोई बढ़ती है तो, या किसी शरीर की धातु का क्षय होता है, वो आहार द्रव्यों पर निर्भर करता है, आहार द्रव्यों की अपेक्षा करता है। और एक बात आगे और बताइए, तत्र आद्या मारुतम धनंती, तत्र आद्या मारुतम धनंती, इसका मतलब ये है कि पहले तीन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 प्रकार के जो रस बताए हैं, इनमें से पहले तीन मधुर, अम्ल और लवण, ये तीन किसका? वात को शामक करने वाले होते हैं, वात का शमन करने वाले होते हैं। और तत्र आद्या मारुतम धनंती, पहले के जो तीन है, पहले तीन मीन्स मधुर, अम्ल, लवण
ये 6 प्रकार के जो रस बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 प्रकार के जो रस होते हैं, उसमें से पहले 3 वात को शामन करने वाले होते हैं, वात का शमन करने वाले होते हैं। त्रयस्ती, कटादय, कफम, जो आखिर के जो 3 होते हैं, कटु, तिक्त, कषाय, ये कफ का शमन करने वाले होते हैं। और कषाय, तिक्त, मधुरा, पित्त मन्येतु कुर्वते, कषाय, तिक्त और मधुर पित्त का शमन करने वाले होते हैं। तो 6 प्रकार के रस होते हैं। ये 6 प्रकार के रस पंच महाभूतों से मिलके बने होते हैं। और पंच महाभूत सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, सभी संसार में जो द्रव्य हैं, आहार द्रव्य हैं या शरीर है, ये सभी पंचभौतिक होते हैं। और गुणों का अपना अस्तित्व नहीं होता, ये सभी शरीर की धातुएं और द्रव्यों में रहने वाले गुण ये एक ही प्रकार से आश्रित होते हैं, अर्थात शरीर की धातुओं की क्षय होना या शरीर की धातुओं की वृद्धि होना आहार से होता है। और आहार में जो 6 गुण होते हैं, वो प्रथम 3 वात का शमन करने वाले होते हैं, अंतिम 3 कटु, तिक्त, कषाय, ये कफ का शमन करने वाले होते हैं। और कषाय, तिक्त, मधुरा, पित्त मन्येतु कुर्वते, कषाय, तिक्त और मधुर पित्त का शमन करने वाले होते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, आहार की मात्रा की बात कर रहे हैं। तो आहार की मात्रा के विषय में कहा है मात्राची स्यात्, अर्थात आहार द्रव्यों की मात्रा जो है भोजन करने वालों की प्रकृति पर निर्भर करती है। चरक सूत्र स्थान 5 में मात्रा स्थिति अध्याय का वर्णन किया गया है। और उसमें आहार की मात्रा के विषय में बताया गया है कि भोजन करने वाले की मात्रा, भोजन करने वाले की प्रकृति का उपादात न कर दे। उपादात मतलब यहाँ पर यह है कि आहार में कष्ट न उत्पन्न करे, दुख न पहुंचाते हुए जो उसके लिए उचित हो, वही वही उसकी आहार की मात्रा होती है। मतलब कितना आहार मात्रा से मीन्स हमारे यहाँ पे ये है कि कितना आहार लिया जाए, कितना खाना खाया जाए कि जो व्यक्ति के लिए सुटेबल हो, हर व्यक्ति के लिए आरामदायी हो। तो वो आहार की मात्रा चरक सूत्र स्थान 5 में इसका वर्णन किया गया है। और उचित समय पे पच जाए, जो एक निश्चित टाइम पे पच जाए, वही आहार की मात्रा होती है। अर्थात भोजन करने वालों की प्रकृति का उपादात न करके इसकी उसमें किसी प्रकार का कष्ट उत्पन्न न करते हुए जो समय पे पच जाए, वह आहार की मात्रा होती है। अब आहार की मात्रा को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक लघु आहार होता है, एक गुरु आहार होता है। लघु आहार और गुरु आहार लघुता से है, उसके गुणों से है ये। लघु आहार और गुरु आहार। लघु आहार किसको कहेंगे? जो खाने में हल्का हो, जो भोजन पचने में हल्का हो, वह लघु आहार होता है। जैसे साली चावल, साठी चावल, मूंग की दाल, जो मृग का जो पक्षी मृग जो होता है, हिरण होता है, उसका मांस होता है, गोरैया जो पक्षी होता है, उसका जो मांस होता है, ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे जो आहार द्रव्य हैं वो लघु होते हैं। लघु मतलब खाना खाने में हल्के होते हैं। खाना खाने में हल्के होने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जल्दी से शीघ्रता से पच जाते हैं। वो अ, ऐसे आहार लघु आहार कहलाते हैं। और जो एक होता है गुरु आहार होता है। गुरु आहार वह होता है जैसे पूड़ी होती है, रोटी होती है, ईख होता है, दूध के बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं, दही होती है, मलाई होती है, रबड़ी होता है, तिल होता है, उड़द की दाल होती है, सुअर का मांस होता है, ये स्वभाव से ही गुरु होते हैं और ये भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। लघु आहार भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं और गुरु आहार भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। और आज की परिदृश्य में यदि देखा जाए, आज के इस युग के अनुसार देखा जाए, सोचा जाए, तो लघु आहार वह होता है जो जैसे खिचड़ी होती है, दलिया होता है, इडली है, पोहा है, उबली हुई सब्जी है, ये सब लघु आहार की श्रेणी में आते हैं कि ये भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। लघु आहार वह होता है जो अपन लोग खाएं और खाने के बाद में वो जल्दी से पच जाए। हमारी अग्नि पर निर्भर करता है, लेकिन अग्नि पर निर्भर इसलिए भी है कि वो खाना खाने के बाद में तुरंत उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। यदि ज्यादा मात्रा में भी हम खा लिया जाए तो वह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वह लघु और गुरु आहार की बात यहाँ पे बताई गई है। दूसरा जो आहार जो है
वो आहार, ये लघु आहार और जो गुरु आहार है, इनका आधार क्या है, इनका बेस क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? लघु आहार वो होते हैं जो जिनमें वायु और अग्नि महाभूत की जिसमें प्रधानता होती है, वो लघु आहार होता है। वायु महाभूत और अग्नि महाभूत, ये वायु और अग्नि महाभूत अग्नि का संदुक्षण करने वाले होते हैं, अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं। और अग्नि को बढ़ाने पे क्या होगा, यदि ज्यादा मात्रा में भी खा लिया जाए, इनको थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी यूज कर लिया जाए, तो ये अल्प दोष उत्पन्न करेंगे। दोष तो उत्पन्न करेंगे, लेकिन अल्प दोष उत्पन्न करेंगे। इसलिए ये इनका आधार क्या है कि ये वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता वाले होते हैं। और गुरु जो आहार होते हैं वो इनके विपरीत होते हैं, वो अग्नि का संदुक्षण करने वाले नहीं होते हैं। और अग्नि अधिक खाने पर, ज्यादा यदि मात्रा में गुरु आहार लिया जाए, तो वह दोष को उत्पन्न करने वाला होता है, तीनों दोष उससे प्रकोपित हो सकते हैं। इसी प्रकार से अग्नि के अनुसार जो है आहार की मात्रा को लिया जाना चाहिए। और गुरु द्रव्य हैं जो भारी हैं, पचने में भारी हैं, और जिनकी अग्नि कमजोर है, और यदि गुरु आहार लेंगे तो वह क्या होगा, वह तीनों दोषों का प्रकोप करने वाला होगा। इसलिए गुरु द्रव्यों को आधे या वन थर्ड या 1/2, मतलब जितनी कैपेसिटी हो उससे आधा ही खाया जाए, तो वह व्यक्ति के लिए सही होता है। अब एक टॉपिक चरक और वाग्भट ने बताया इसी के रेफरेंस में, उसमें त्रिविध कुक्षी विभाग होता है। त्रिविध मतलब 3 टाइप से, 3 टाइप से। कुक्षी मतलब जो हमारा जो आमाशय होता है, हमारी जो कुक्षी होती है, उसको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वाग्भट ने, आचार्य वाग्भट ने उसको 4 तरह से डिवाइड करके बताया है। 4 तरह का मतलब ये है कि 2 भाग ठोस द्रव्य से, ठोस मतलब जो सॉलिड, जो खाना हम खा रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, वो 2 भाग से हो, 2 भाग उसका हो, 1 भाग जल का हो, और 1 भाग वात पित्त कफ के लिए खाली छोड़ दिया जाए। आचार्य वाग्भट ने और आचार्य चरक ने आमाशय को 3 डिवाइडेशन किया है, और चरक ने 4 डिवाइडेशन में किया है। 4 का मतलब, डिवाइडेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि एक काल्पनिक संरचना है कि हमारा जो आमाशय है उसको हम एक यूनिट मानते हैं, एक यूनिट मान करके हम उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 भागों में डिवाइड करने के बाद में जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, जितना हम खाना खाते हैं, ठोस आहार से उसको 2 भाग से भरना चाहिए, 1 भाग से जल भाग से, और 1 भाग खाली छोड़ देना चाहिए। और ऐसे ही जो है चरक ने, जो है आचार्य चरक ने इसको 3 भागों में विभाजित करके बताया। 3 भाग का मतलब ये है, 1 भाग ठोस से, 1 भाग जल भाग से, और 1 भाग खाली छोड़ देना चाहिए। तो इसको कहते हैं त्रिविध कुक्षी विभाग। ये जो आहार का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो है इसको हम आगे इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, इसका आहार का पढ़ना है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये इसको आप एक बार, कोई आपको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं है तो एक बार मेरे को आप बाद में लिख करके पूछ लेना, या अभी आप चैट करके भी मेरे को पूछ सकते हो, तो मैं आप उसको उसका जवाब दे सकता हूँ। जो त्रिविध कुक्षी विभाग आपको समझ में आ गया होगा। वाग्भट ने आमाशय के 4 भाग बताए हैं, आचार्य चरक ने आमाशय को 3 भागों में डिवाइडेशन किया है, और 3 भागों में डिवाइडेशन करके उसको 1 भाग ठोस भाग से, 1 भाग जल भाग से, और 1 भाग को खाली रखना है। इस प्रकार से हमको खाना खाना चाहिए, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है मात्रा युक्त आहार। मात्रा युक्त आहार का मतलब है कि आहार की मात्रा 2 प्रकार की होती है। एक मात्रा होती है हीन मात्रा, और एक मात्रा होती है अति मात्रा। जितनी आपको भूख है, यदि आप उस भूख से भी कम यदि खाना खाओगे तो भी वह शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और यदि आप ज्यादा खाना खाओगे तो भी वह शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो उचित हीन मात्रा का मीन्स यहाँ पे यह है, उचित मात्रा में से कम खाना खाना, उचित मात्रा से कम भोजन लेना, वो होती है हीन मात्रा। और अति मात्रा, उचित मात्रा से ज्यादा खाना खाना। जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे आप ज्यादा खाएंगे तो खाना ज्यादा खाना और खाना कम खाना दोनों तरह से नुकसानदायक है। यदि आप ज्यादा खाएंगे तो भी नुकसानदायक है, और कम खाएंगे तो भी नुकसानदायक है।
और इसी प्रकार से दो प्रकार की मात्रा और बताई आचार्यों ने, एक अग्नि बल की अपेक्षा करने वाली होती है और एक आहार द्रव्यों की अपेक्षा करने वाली होती है। अग्नि बल का मीन्स यहाँ पर ये है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी अग्नि की है, कितना पावर अग्नि में है, कितने खाने को जल्दी से जल्दी पचा सकती है, तो वह वो मात्रा जो है उस पर भी डिपेंड करती है। मान लो आपने एक कटोरी चावल खाया और वो आपके 10 मिनट 15 मिनट बाद में वो खाना पच गया, तो वो क्या होगा, आपको उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसकी। और और आहार द्रव्यों पे भी डिपेंड करने वाली होती है। आहार एक अग्नि बल की अपेक्षा करने वाली होती है, एक आहार द्रव्यों की अपेक्षा करने वाली होती है। कि आपने एक कटोरी चावल खाया और एक कटोरी आपने हलवा खाया, तो दोनों में डिफरेंस है ना, कि वो मात्रा कैसी है, वो गुरु मात्रा है या लघु मात्रा है, अग्नि उसकी तीक्ष्ण है, अग्नि उसकी मंद है, अग्नि उसकी सम है, या किस प्रकार की उसकी अग्नि है, व्यक्ति की उस पर ये डिपेंड करता है। तो मात्रा युक्त आहार लेना चाहिए, और ये मात्रा जो है हीन मात्रा होती है और एक अति मात्रा होती है। और मात्रा को हम दो प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं, एक अग्निबल की अपेक्षा करने वाली होती है और एक आहार द्रव्यों की अपेक्षा करने वाली होती है। आहार की जो मात्रा है वह है मात्रा पूर्वक आहार लिया जाए। मात्रा पूर्वक का अर्थ यहाँ पर यह है कि मात्रा कितनी मात्रा हो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी मात्रा होती है, और ये मात्रा व्यायाम पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति कितना व्यायाम कर रहा है, कितना शारीरिक परिश्रम कर रहा है, कितना जो है वह कार्य कर रहा है, उस पर भी वह उसकी मात्रा निर्भर करती है। तो मात्रा पूर्वक आहार करना चाहिए, और वह मात्रा व्यक्ति की अपनी प्रकृति पे, व्यक्ति की अग्नि पे, व्यक्ति के व्यायाम पे निर्भर करती है। और मात्रा कैसी हो, उसके मात्रा के लक्षण कैसे होंगे, तो मात्रा पूर्वक किसी ने आहार लिया या मात्रा पूर्वक किसी ने आहार खाया, खाना खाया, तो उसके लक्षण कैसे होंगे। आहार खाने पर उदर पे दबाव न पड़े, उदर मतलब पेट पे ज्यादा दबाव न हो कि मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है। हृदय के कार्यों में अवरोध उत्पन्न न हो, हृदय के कार्यों मतलब आपका जो जो फंक्शंस है बॉडी के सारे प्रॉपर होते हैं, और ऐसे हृदय पे उसका दबाव न पड़े, हृदय के कार्यों में अवरोध उत्पन्न न हो, तो वह उसकी प्रॉपर मात्रा है। थर्ड जो है, पार्श्वों में फटने की पीड़ा न हो। पार्श्व में मतलब जो जहां हम खाना खा रहे हैं तो दोनों साइड से, मतलब शरीर के दोनों भाग में ऐसा न लगे कि मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया हो और बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद में मेरे जो पेट जो फटा जा रहा है, इस प्रकार से महसूस न हो। थर्ड जो है, पेट में जो है भारीपन महसूस न हो। इस खाना खाने के बाद में व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं बहुत हल्का हूँ, या मैं अभी जो है मैं एक गिलास पानी पी सकता हूँ, मैं एक गिलास जो है छाछ का पी सकता हूँ, मैं थोड़ा दूर चल सकता हूँ। इंद्रियां उसकी तृप्त हो, इंद्रियों से मतलब ये उसका मन, उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने खाना खा लिया है, भूख और मेरी प्यास जो है मिट गई है, इस प्रकार की का सेटिस्फेक्शन उसको होना चाहिए खाना खाने के बाद में। बैठने में, सोने में, चलने में, बातचीत करने में, हंसने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। हंसने में, बोलने में, बातचीत करने में, श्वास लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। और सुबह जो खाया खाना वह शाम को अच्छी तरह पच जाए, शाम को जो खाना खाया वह सुबह अच्छी प्रकार से पच जाए। और लास्ट में जो है इसका जो सिम्टम बताया है कि बल की, वर्ण की और शरीर की आभा है, शरीर की कांति है, उसकी वृद्धि करने वाला हो। ये नहीं हो कि खाना खाने के बाद में डिप्रेशन आए, अवसाद आए, नींद आने लग जाए और ऐसे लगे कि मैंने क्या खा लिया, मेरे को ये खाना अच्छा नहीं लग रहा। और मेंटल उसका जो है लेवल जो है अच्छा होना चाहिए खाना खाने के बाद में। तो वह जो खाना है वह मात्रा पूर्वक आहार कहलाता है। और जो ज्यादा से अधिक मात्रा में खाना खा लिया, किसी ने ज्यादा मात्रा में खाना खा लिया, तो भी उसमें क्या होगा, उसमें तीनों प्रकार के जो दोष होते हैं, हमारे वातपित्त का जो दोष बताए हैं, तीनों दोषों का उसमें प्रकोप हो जाएगा, और तीनों दोष प्रकोपित होकर के अपने अपने कार्यों को करने लग जाएंगे, अपने कार्य करेंगे, विपरीत कार्य करेंगे, दोष प्रकोपित होकर के रोग को उत्पन्न करने वाली जो प्रक्रिया होगी वो कार्य करेंगे। तो ज्यादा मात्रा में खाना खाएंगे तो दोषों का प्रकोप हो सकता है और भारीपन हो सकता है। इसके अलावा जो है अवसाद उत्पन्न हो सकता है, तंद्रा उत्पन्न हो सकती है, शिथिलता उत्पन्न हो सकती है, पेट में आटोप और गुड़गुड़ाहट, आटोप मतलब भारीपन और गुड़गुड़ाहट
मतलब पेट में एक प्रकार की आवाज सी आने लग जाती है, ये ज्यादा खाना खाने के कारण से होता है। और यदि कम खाएंगे, यदि जितनी भूख है उससे भी यदि कम खाना खाते हैं, वह भी नुकसानदायक है। तो और कम खाना खाएंगे तो क्या होगा, अतृप्ति होगी, तृप्ति नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। व्यक्ति का मन जो है वो फिर लगेगा कि मैं कुछ खा लूं, 10 मिनट बाद में उसको फिर भूख लगेगी, तो अतृप्ति उत्पन्न होगी, उदावरत का कारण बनेगा, पेट में गैस बन जाएगी। यदि कम खाना खाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। आयु के लिए, वर्ण के लिए, बल के लिए अहितकर होता है। और आयु, वर्ण, बल, शरीर जो है, शरीर का मन, शरीर की बुद्धि, इनका भी जो है प्रॉपर रूप से विकास नहीं हो पाएगा। ये इनके लिए भी जो है कम खाना खाना सही नहीं होता है। और जो थर्ड जो होता है वो होता है इंद्रियों के लिए घातक होता है। इंद्रियां मतलब जो हमारी जो मन और जो इंद्रियां बताई गई है, इनके लिए भी कम खाना अच्छा नहीं है। और शरीर की पुष्टि नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जो लोग प्रॉपर भोजन नहीं करते हैं या जिनको प्रॉपर रूप से डाइट नहीं मिलती है, उनकी हालत कैसी हो जाती है। प्रॉपर नहीं खाना खाना, कम खाना खाना, और जो न्यूट्रिशन जो डाइट मिलनी चाहिए वो न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिलती, तो उस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स बॉडी में होने लग जाते हैं। और ये सिम्टम्स जो होकर के सभी प्रकार के वात रोग, आयुर्वेद में जो बताया है, ये वातज रोग बताए हैं, वातज रोगों का कारण बताया। वातज रोग मतलब 80 प्रकार के आयुर्वेद में वात रोग बताए, 40 प्रकार के पित्त रोग बताए, 20 प्रकार के कफज रोग बताए। तो जितने भी वातज रोग होते हैं, उन वात रोगों का कारण जो बनता है वो यदि कम खाना खाया जाए या जितनी आवश्यकता है उससे भी यदि कम मात्रा से कम खाना लेते हैं, तो वह उस प्रकार के ये लक्षण उत्पन्न करता है। और सबसे बड़ा जो है असंतोष उत्पन्न करता है, और यह जो है ओज क्षय का भी कारण बनता है। तो ये सब कारण किसके बताएं, ये कम जो खाना खाते हैं उसके ये सब कारण है। तो हमको मात्रा पूर्वक आहार को लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके साथ में, अग्नि का है। अग्नि का टॉपिक मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, पहले आपको बता चुका हूं कि 4 प्रकार की अग्नि होती है। और वह 4 प्रकार की अग्नि, जो होती है, सम अग्नि, विषम अग्नि, मंद अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि, 4 प्रकार की अग्नि होती है। और ये 4 प्रकार की अग्नि, ये वातज, पित्तज, कफज के आधार पे हम इसको मान सकते हैं कि जो सम अग्नि होगी उसमें तीनों दोष की समानता होगी, विषम अग्नि होगी उसमें वात की प्रधानता होती है, और जो मंद अग्नि होती है उसमें कफ की प्रधानता होती है, और जो तीक्ष्ण अग्नि होती है उसमें पित्त की प्रधानता होती है। अग्नि का टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अग्नि के बारे में हम पहले बहुत कुछ बता चुके हैं। और अग्नि जब निर्बल होती है, निर्बल मतलब कमजोर होती है, तो अग्नि निर्बल होगी या कमजोर होगी तो कम से कम जो खाना खाएंगे, हम कम खाना खाएंगे, वह भी उसको नहीं पचा पाती। और अग्नि यदि बलवान होती है तो हम ज्यादा खाना खा लेंगे तो भी उसको जल्दी से पचा जाती है। तो अग्नि का भी प्रॉपर होना जरूरी है। अब बात आती है कि हमने आहार लिया, प्रॉपर आहार लिया, उपयोगी देख करके आहार लिया, मात्रा से आहार लिया, त्रिविध कुक्षी को देख करके हमने, मतलब उसको जो एक आइडियल जो खाना होना चाहिए वो हमने आइडियल खाना खाया। उसके बाद भी आहार का पाचन बहुत सारी फैक्टर्स है, उन पे डिपेंड करता है। उन फैक्टर्स का नाम है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, अष्ट मतलब 8 प्रकार के, विधि विशेष आयतन मतलब खाना खाने के नियम बताए हैं, ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जिन पे आहार निर्भर करता है, आहार डिपेंडेंट करता है। आपकी जब बॉडी का जो सिस्टम जो होती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, वो उस पर डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। चरक संहिता विमान स्थान के पहले अध्याय में इन 8 का वर्णन किया गया है। ये 8 कौन कौन से हैं? ये 8 है प्रकृति, पहला है प्रकृति, दूसरा करण, संयोग, राशि, देश, काल, मात्रा, उपयोग संस्था और उपयोगिता। ये 8 प्रकार के ऐसे आहार विधि विशेष आयतन हैं। सबसे पहला है प्रकृति, दूसरा करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता।
तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि इनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो पहला जो जो बात कर रहे हैं वो है प्रकृति की। प्रकृति किसकी प्रकृति? यहाँ पे व्यक्ति की प्रकृति नहीं है, यहाँ पे आहार द्रव्यों की प्रकृति है। उस पे आहार द्रव्यों की प्रकृति कैसे होती है कि वो स्वभाव से ही होती है। स्वभाव से मतलब नेचुरल जो प्रकृति होती है वो आहार द्रव्यों की प्रकृति होती है। जैसे जो खाना ले रहे हैं वो हम गुरु होता है या लघु होता है। दो प्रकार का खाना हमने पहले भी डिस्कस किया, बताया कि गुरु होता है और एक लघु होता है। गुरु में जो पचने में भारी हो वो गुरु होता है, लघु जो पचने में हल्का वो लघु होता है। तो ये प्रकृति आहार द्रव्यों की ये स्वभाव से ही होती है, नेचुरल होती है ये। तो जैसे इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, गुरु आहार कौन से होते हैं? जैसे उड़द की दाल है वो स्वभाव से गुरु होती है। सुअर का मांस होता है स्वभाव से गुरु होता है, नेचुरल है वो। मूंग की दाल होती है वो स्वभाव से लघु होती है। हिरण का जो मांस होता है स्वभाव से लघु होता है। वर्षा का जल होता है, बरसात का जो पानी होता है वो होता है। मूंग की दाल है, लावा जो होता है, खील जो होती है चावल से जो बनी होती है लावा, और हिरण का मांस, ये सब स्वभाव से लघु होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। और दूसरा उड़द की दाल है और सुअर का मांस, ये स्वभाव से गुरु होते हैं। तो ये इसको बोलेंगे प्रकृति, आहार द्रव्यों की प्रकृति। इस पे भी आहार निर्भर करता है। दूसरा है करण। करण किसको कहेंगे? संस्कार को करण कहते हैं। संस्कारों की गुणांतर ध्यानम। संस्कारों के द्वारा हम गुणों को परिवर्तन कर सकते हैं। संस्कारों के द्वारा आहार द्रव्यों की गुणों का परिवर्तन हो सकता है। हम देखते हैं घर में खाना बनाते हैं तो छीलने से, काटने से, धोने से, उबालने से, उसको पानी में भिगो कर रखने से, उसको जो है दूध में भिगो कर रखने से, मतलब ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं। उसको पीस करके खाने से उनमें गुणों में परिवर्तन हो जाता है। उनके जो नेचुरल जो गुण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उनको कहते हैं करण। करण मतलब संस्कारों ही गुणांतर ध्यानम। उससे उन गुणों को छोड़ करके, जो नेचुरल गुण जो होते हैं उनसे हट करके उसमें अन्य गुणों की उत्पत्ति हो जाती है, उसमें दूसरे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो अन्य गुण जो उत्पन्न होते हैं, ये दूसरे जो गुण उत्पन्न होते हैं उसके भी बहुत सारे कारण बताए हैं। उसके जो जैसे पहला कारण है जल संयोग। यदि किसी को पानी, किसी द्रव्य को, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं जो घर में रसोई में यूज आती है, और या जो सब्जी वगैरह होती है, आपका जो खाना होता है, आप उसको पानी में डाल के रखेंगे तो उसका जो नेचुरल जो चीज है, उसका जो नेचुरल जो गुण होता है वो चेंज हो जाता है। तो पहला है जल संयोग। दूसरा अग्नि संयोग। अग्नि संयोग का मीन्स यहाँ पे ये है कि किसी को बॉईल करके, आप एक तो आलू खाइए, कच्चा आलू खाइए, और एक आप बॉईल करके पानी में उबाल के आलू खाइए। तो जो कच्चा आलू खाएंगे वह दोषों को बढ़ाने वाला होगा, उबला हुआ आलू जो है आपका वो दोषों को कम करने वाला होगा, या उसका नेचुरल जो गुण होते हैं, उसके जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनमें चेंज हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। तो पहला अग्नि संयोग, दूसरा जल संयोग, तीसरा सोच, शुद्धता, किसी को साफ करके खाना। आप एक तो गेहूं आप बाजार से लाते हैं वो खाइए, एक उसको आप साफ करिए, उसको पानी में डाल करके हाथ से रगड़ के साफ कर लीजिए, बिल्कुल उसमें चेंज हो जाएंगे। उसका जो ऊपर की जो कवरिंग होती है वो हट जाएगी, और कवरिंग हटने के बाद में आप उसको यूज करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, आपकी बॉडी के लिए सुटेबल होगी। तो जल संयोग, अग्नि संयोग, शुद्धता और सोचता, शुचिता जो होती है, ये शुचिता कई प्रकार से होती है। बहुत सारी चीजों को हम पानी से साफ करके काम में लेते हैं, बहुत सारी चीजों को हम जो है और जो दूसरे हमारे द्रव्य उनसे साफ करके, और उनसे साफ करके यूज करते हैं। ऐसे ही मंथन, मथने से, आप एक दही यूज करते हैं और मथने के बाद में पानी डाल कर को मथने के बाद में मंथन संस्कार जो होता है उससे जो यूज करते हैं, उससे उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जो दही होता है उष्ण गुण का होता है, और जो छाछ या तक्र जो बनता है वो लघु गुण उत्पन्न वाला होता है। तो मंथन संस्कार, देश से, पर्टिकुलर देश मतलब किसी एक एरिया में उत्पन्न होना। आप चावल यहाँ का यूज कर रहे हैं, या आप चावल जो है कर्नाटक में उत्पन्न होने वाला यूज कर रहे हैं, या बंगाल में पैदा होने वाला चावल यूज कर रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति की प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। आपके लिए यहाँ वाला चावल सुटेबल रहेगा, जो बंगाल में जो व्यक्ति रह रहा है उसके लिए वहां का चावल सुटेबल होगा। तो इस प्रकार से ये जो संस्कार जो बताए हैं, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के जो संस्कार बताए हैं, उसमें देश भी बताया है। ऐसे ही काल बताया है, समय के अनुसार भी जो है कुछ चीजें जो है वो परिवर्तन हो जाती है काल के अनुसार। आप मैंगो, आम जो खाते हैं, एक अभी इस सीजन में खाइए, एक आप सर्दी के सीजन में मैंगो खाते हैं, आम खाते हैं, तो उनके गुणों में परिवर्तन होता है।
तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, ये इन पे इनके गुणों को परिवर्तित कर देती है, इनके गुणों को चेंज कर देती है, इसलिए काल का भी इस पे, ऋतु का भी इस पे इफेक्ट होता है। वासना, वासन, वासना नहीं, वासन, वासन किसको कहेंगे, पात्र को कहेंगे। कौन से पात्र में आप यूज कर रहे हैं, आप खट्टी चीज बना रहे हैं, घर में यूज करते हैं, और खट्टी चीजों को आप उसमें तांबे के बर्तन में बना रहे हैं या पीतल के बर्तन में बना रहे हैं, तो वो एक तरह से पॉइजन का काम करेगी। तो पात्र कौन सा यूज में ले रहे हैं, जो भी बहुत सारे घर में यूज आते हैं, स्टील के भी होते हैं, कांच के भी होते हैं, और ये तांबे के बर्तन भी होते हैं, तो इनका अपना अपना यूज होता है, इनकी अपने अपने गुण होते हैं। हमेशा जब भी बताते हैं कि सुबह पहले उठ करके और तांबे के लोटे में जो पानी है उसको पीना चाहिए, उसके गुण अलग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कांसे के बर्तन में 10 दिन से ज्यादा रखोगे तो वो जो खराब हो जाएगा। बहुत सारी चीजों को जो हम कांच के पात्र में रखते हैं, इस प्रकार से ये जो है संस्कार बताए गए। और एक भावना, भावना मतलब उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। जैसे आंवला आपने यूज किया, और आंवले के चूर्ण को, आंवले के रस की भावना, भावना मतलब उसको मिक्स किया जाए, और मिक्स किया जाए, और मिक्स करके उसको बार बार सुखा लिया जाए, उसकी बार बार में उसकी भावना दी जाए, तो उसके गुणों में वृद्धि हो जाएगी। एक सिंपल आंवला का चूर्ण हम लेंगे, और एक भावित आंवला, मतलब भावित आंवले का चूर्ण मतलब उसको मिक्स करके आंवले का रस में रस को मिला करके उसका यूज करेंगे, तो उसके गुण उस आंवले के चूर्ण से बहुत ज्यादा होंगे, तो वो उसको कहते हैं भावना। ऐसे ही होता है काल प्रकर्ष, नेचुरल। एक जो आम, हम कच्चा आम पेड़ पे लगा हुआ वो खा रहे हैं, और वही आम काल के कारण से, मतलब समय के कारण से पेड़ के ऊपर अपना पक जाता है। अब एक 10 दिन बाद में यदि उसी आम को यूज करेंगे, तो वह काल के कारण से वही आम पक करके पीला हो जाएगा, और पीला होकर के उसको वह नीचे गिर जाएगा। वो आम यदि खाएंगे तो वह दोषों को कम करने वाला होगा, जबकि कच्चा आम जो है तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होगा। इस प्रकार से काल प्रकर्ष का उदाहरण ये बताया है। और विभिन्न प्रकार के पात्र बताए हैं कि विभिन्न प्रकार के लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कांच, इनके पात्र में अलग अलग आइटम्स को रख करके हम यूज करते हैं, तो उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है।